वेलकम स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज 12th क्लास के फिजिक्स में करंट इलेक्ट्रिसिटी में किरचॉफ्स लॉज हमें देखना है। इसमें दो रूल हैं। फर्स्ट रूल को हम लोग पॉइंट रूल या जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो ये इसका स्टेटमेंट क्या है वो पहले देख लें कि इट स्टेट्स दैट द अलजेब्रिक सम ऑफ all the currents meeting at a point in an electrical circuit is always zero। अब इसको समझ लें। जैसे मान लीजिए किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी पॉइंट पर कई तरफ से डिफरेंट करंट्स आके मिल रहे हों। मान लीजिए किसी वायर से इस पॉइंट की ओर करंट I1 आ रहा है, I2 करंट मान लीजिए इस पॉइंट से अवे जा रहा है, I3 करंट भी इस पॉइंट की ओर आ रहा है, I4 करंट भी मान लीजिए इस पॉइंट की ओर आ रहा है, I5 इससे अवे जा रहा है। हमने मान लिया इतना। तो इस स्टेटमेंट के अनुसार इस पॉइंट पर टोटल मिलने वाले करंट्स का अलजेब्रिक सम 0 होगा। इसका मतलब ये होता है कि अगर इस पॉइंट की ओर आने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जैसे I1 और I3, तो इस पॉइंट से अवे जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना होगा। कौन कौन अवे जा रहे हैं? I2, I4 और I5। इसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं और दिस इज इक्वल टू 0। अब देखिए इस प्रकार I1 प्लस I3 इज इक्वल टू I2 प्लस I4 प्लस I5 हो जाता है। यानी कि फाइनली क्या हम पाते हैं कि इस पॉइंट पर टोटल आने वाले करंट का सम और इस पॉइंट से अवे जाने वाले करंट्स का सम वो दोनों बराबर होगा। ये फर्स्ट रूल है। इसमें एग्जाम में भी आता है, तो आपको इतना दिखा देना काफी होगा। अब मैं सेकंड रूल बताता हूं आपको। अब देखिए सेकंड रूल क्या है। सेकंड रूल को हम लोग लूप रूल या मेश रूल भी कहते हैं और इसका स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट इन एनी क्लोज पार्ट ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट द अलजेब्रिक सम ऑफ all the EMFs is equal to the algebraic sum of the products of the resistances, बल्कि जोड़ दीजिए all the resistances and currents flowing through them। अब देखिए इसको पहले समझ लें। एक फिगर बना के मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं। जैसे कोई भी लूप हुआ, मान लीजिए यहाँ एक सेल है, ये एक रेजिस्टेंस है, यहाँ भी एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है, यहाँ भी मान लीजिए एक सेल है, ये रेजिस्टेंस है। मान लीजिए ये रेजिस्टेंस R1 है, ये रेजिस्टेंस R2, R3, ये सेल E1, ये सेल E2, ये सेल E3। और मान लीजिए कि इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, जिसका डायरेक्शन ऐसा है। I ऐसे जाने का मतलब इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ये होगा, इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन ये होगा और इस ब्रांच में इस तरफ होगा। तो इसमें आप देखिए कि टोटल EMF का सम, जैसे EMF का सम कैसे करेंगे, मान लीजिए जिधर करंट जा रहा है उसी तरीके से हम लोग कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहां से मान लीजिए स्टार्ट किया हमने, तो इस बैटरी के पॉजिटिव में इन करके हम नेगेटिव में आउट हो रहे हैं। तो नेगेटिव से आउट हो रहे हैं वो फैक्टर नोट करना है। यानी कि हम लोग लिखेंगे -E1, क्योंकि हम लोग नेगेटिव से आउट हो रहे हैं। आगे बढ़ें, इसमें नेगेटिव से इन करके पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं, तो +E2।
आगे बढ़ें, इसमें पॉजिटिव से इन करके नेगेटिव से आउट हो रहे हैं तो -E3। अब आगे कोई सेल नहीं है, एक रोटेशन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इक्वल टू का चिन्ह देंगे और दूसरी ओर हम लोग देखेंगे रजिस्टेंसेज में कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। यानी रजिस्टेंसेज में वोल्टेज ड्रॉप निकालने का मतलब कि प्रोडक्ट्स ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट, क्योंकि करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट ही वोल्टेज ड्रॉप होता है। तो चलिए यहां से चलते हैं, इस रेजिस्टेंस से जब गुजरते हैं, क्योंकि हम भी इसी तरफ जा रहे हैं और करंट आई भी इधर ही जा रहा है, तो इस रेजिस्टेंस में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, यानी +I × R1। अब आगे बढ़े इसमें, तो इसमें भी करंट इधर ही आ रहा है, हम भी इसमें इसी तरफ आ रहे हैं, तो इसमें भी वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। और इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा, तो करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट I है और रेजिस्टेंस R2 है, I × R2। आगे बढ़े, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, I × R3। और एक चक्कर फिर पूरा हो गया। और ये इस लॉ के अनुसार कैसे लॉ को अप्लाई करेंगे किसी लूप पर, वो मैंने सिखाया, लेकिन नोटबुक पर आप क्या नोट करेंगे वो मैं अभी बता रहा हूं, इसको मिटा करके। अब देखिए, इस रूल को आपको नोटबुक पे एक्सप्लेन इसी प्रकार करना है। ये मैंने एक सर्किट बनाया है जिसमें 2 लूप हैं, तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप A B C F A। ध्यान दीजिएगा, एक चक्कर पूरा होना चाहिए, ऐसे नहीं लिखिएगा कि A B C F, यहां नहीं, ऐसे लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप A B C F A। और जैसे बोलेंगे कैलकुलेशन भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे, A से B की ओर जाएंगे, B से C की ओर, C से F की ओर और F से A की ओर। अगर हम ऐसे लिख देते हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड रूल इन लूप B A F C B, तो फिर कैलकुलेशन भी हम ऐसे ही दिखाएंगे, B से A की ओर आएंगे, A से F की ओर और F से C की ओर और C से B की ओर। ये बात ध्यान है। हम लोग इस काम को ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए लूप का नाम दे दें लूप फर्स्ट, और मान लीजिए इसमें हम लोगों ने ऐसे निशान मार्क कर दिया, और ये लूप सेकंड है और इसमें भी मार्क ऐसे ही कर दिया। तो ऐसे ये देखिए, हमने इसमें एंटी क्लॉकवाइज निशान बनाया है, इसमें भी एंटी क्लॉकवाइज, यानी फर्स्ट लूप का कैलकुलेशन हम एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। और फिर चूंकि इसमें पॉइंट्स का तो नाम हमने दिया नहीं है, तो किसी भी एक पॉइंट से शुरू कीजिए और एक चक्कर आकर के वहीं पे पूरा कीजिए। अब चलिए इसी प्रकार मैं लिखता हूं, आप लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप फर्स्ट, और फिगर में दिखाया हुआ है कि हमारा कैलकुलेशन एंटी क्लॉकवाइज होगा या क्लॉकवाइज होगा। तो अब देखिए कैसे कैलकुलेशन करेंगे। यहां ध्यान दीजिए, हमें चलना है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने मार्क कर रखा है एंटी क्लॉकवाइज। तो A से B की ओर जा रहे हैं, A से हम कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं, ये हमारी मर्जी होगी। A से B की ओर जाने में एक रेजिस्टेंस मिलता है, और इसमें देखिए कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। क्योंकि इस ब्रांच में करंट है I1, तो करंट I1 इंटू रेजिस्टेंस R1, इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा। और एक बात और ध्यान देना है कि हम A से B की ओर जा रहे हैं कैलकुलेशन करते हुए, क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लेना है, क्योंकि हमने मार्क कर रखा है, तो हम जा रहे हैं करंट के डायरेक्शन में ही, तो ये वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। आगे बढ़ते हैं, अब B पर पहुंच गए हैं, एक रेजिस्टेंस मिला है जिसका ड्रॉप हमने दिखा दिया। अब B से C की ओर आए, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, आगे बढ़िए, C से F की ओर आ रहे हैं, तो फिर एक रेजिस्टेंस मिल रहा है, और इसमें करंट फ्लो कितना हो रहा है, I2, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप होगा I2 × R2। लेकिन ध्यान रहे, हम लोग कैलकुलेशन करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इधर आ रहे हैं और करंट इस ब्रांच में अपोजिट जा रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप हमें दिखाना होगा नेगेटिव। अब आगे चलिए, F से A की ओर तो कोई रेजिस्टेंस नहीं है, एक चक्कर हमारा पूरा हो गया। अब इक्वल टू का चिन्ह दे दीजिए। अब देखिए, अगले चक्कर में हम लोग सेल को देखेंगे, और सेल को देखने में हमें करंट को देखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ सेल को देखिए। जैसे मैं बताता हूं, A से B की ओर जाएंगे
तो इस हम लोग इस सेल के नेगेटिव टर्मिनल में इन करके पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं, तो इस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव हम लोग लेंगे। अब बी से सी की ओर आएंगे तो कोई सेल नहीं है, और सी से एफ की ओर आएंगे तो फिर एक सेल है E2, और इसके हम लोग पॉजिटिव में इन करके नेगेटिव से आउट हो रहे हैं, तो ये लेंगे -E2। ध्यान दीजिएगा, -E2। अब एफ से ए की ओर आएंगे, कोई सेल नहीं, एक चक्कर कंप्लीट हो गया। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके नीचे लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप एफ, वैसे भी दे सकते हैं कि एफ सी डी ई एफ, या ऐसे दे सकते हैं अप्लाइंग किरचॉफ लूप रूल इन लूप 2 या लूप सेकंड। और हमने इसमें भी दिखा रखा है कि एंटी क्लॉकवाइज हमारा कैलकुलेशन होगा। तो किसी भी पॉइंट से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे एक चक्कर पूरा करेंगे, यहाँ से चलेंगे एक चक्कर पूरा करेंगे। चलिए मैं एफ पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। एफ से सी जाएंगे, सी से डी, डी से ई और ई से एफ। चलिए वैसे ही करते हैं। एफ से सी जाएंगे तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है कितना, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो करंट है इसमें I2 और रेजिस्टेंस R2। और ध्यान दीजिए हम लोग कैलकुलेशन जिधर करते हुए जा रहे हैं, करंट I2 भी उधर ही जा रहा है, तो ये पॉजिटिव हो गया। अब आइए सी से डी की ओर, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। डी से ई की ओर आइएगा तो एक रेजिस्टेंस है, और इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है I3 इंटू R3। और ध्यान दीजिए कि हम लोग कैलकुलेशन करते हुए इधर आ रहे हैं, करंट अपोजिट जा रहा है, इसलिए ये वोल्टेज ड्रॉप हमें माइनस में दिखाना होगा। अब एक चक्कर हमारा कंप्लीट हो गया, कोई और रेजिस्टेंस नहीं है, इस लूप में 2 ही रेजिस्टेंस है। अगले चक्कर में फिर ईएमएफ का कैलकुलेशन करेंगे। एफ से सी की ओर आते हैं तो एक सेल मिलता है, इसके नेगेटिव में इन करके हम लोग पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं, तो +E2। आगे चले, अब आगे सेल फिर E3 मिलता है, इसके पॉजिटिव में इन करके हम लोग नेगेटिव से आउट हो रहे हैं, तो -E3। ये सेकंड हो गया। और ध्यान दीजिए 2 इक्वेशन से हमें सॉल्व करने हैं, और वेरिएबल हमारे पास हो गए 3, I1, I2 और I3। ऐसे क्वेश्चन में जनरली हम लोग को करंट ही फाइंड करने के लिए आता है कि फाइंड द करंट इन ईच ब्रांच। तो 2 इक्वेशन से तो भाई 3 वेरिएबल आएंगे नहीं। एक और इक्वेशन आप बना सकते हैं, इसके लिए तो इतना काफी है, ये स्टेटमेंट लिख के आप ये लिख देंगे, लेकिन आगे मैं ये बता देता हूं कि आप इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे। कोई न्यूमेरिकल आ गया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे, इन 3 वेरिएबल्स को 2 वेरिएबल में कैसे चेंज करेंगे। तो उसके लिए हम लोग एक और काम करेंगे, अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट रूल एट पॉइंट सी। कोई पॉइंट ले सकते हैं, हम लोग ये भी ले सकते हैं कि अप्लाइंग किरचॉफ फर्स्ट रूल एट पॉइंट एफ। तो हमने चुना है सी को, मान लीजिए। तो सी की ओर आने वाले करंट कौन कौन है, उसको मान लीजिए हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, तो सी से अवे जाने वाले करंट को नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो इस पॉइंट की ओर आने वाले करंट I1 सी की ओर आ रहा है, I2 भी सी की ओर आ रहा है, और I3 भी सी की ओर आ रहा है। तो इन तीनों को हमने पॉजिटिव ले लिया, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू, अब चूंकि इस पॉइंट से अवे जाने वाले कोई करंट नहीं है तो नेगेटिव में कोई नहीं रहा, अब इक्वल टू 0 कर देंगे। अगर इस पॉइंट से अवे जाने वाला कोई करंट होता तो वो नेगेटिव में हमें यहां दिखाना पड़ता। अब देखिए, अब मान लीजिए इसमें से हम I3 को सब्जेक्ट बना देते हैं, तो I3 इज इक्वल टू -I1 प्लस I2। अब आप इन दोनों इक्वेशन में से, चलिए I3 है हमारा सेकंड इक्वेशन में, तो सेकंड इक्वेशन में हम लोग I3 की वैल्यू डाल देते हैं। पुटिंग द वैल्यू ऑफ I3 इन इक्वेशन सेकंड करके I3 में आप I3 की वैल्यू डालेंगे तो देखिए क्या होगा, I2 R2 माइनस I3 की जगह पर हमें डाल देते हैं -I1 प्लस I2, तो ये साइन पॉजिटिव हो गया, I1 प्लस I2 R3 इक्वल टू E2 माइनस E3। अब यहाँ आप क्लियर देख रहे होंगे कि यहाँ भी सिर्फ 2 वेरिएबल हो गए, यानी I2 और I1। अब हम लोग फर्स्ट और इस इक्वेशन, ये मान लीजिए हमारा फोर्थ इक्वेशन है, इसके मदद से हम लोग
सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन ये मैंने यहाँ से यहाँ तक बताया है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, लेकिन इस स्टेटमेंट के नीचे एग्जाम में सिर्फ किरचॉफ लॉज लिखने के लिए आएगा, तो सिर्फ आपको इतना ही दिखाना है जैसा मैंने बोला था। अब इसके बाद मैं इसके सारे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके दिखाऊंगा। अब देखिए, मान लीजिए कोई आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऐसा मिला हुआ है और इसमें आपको दिया हुआ है कि फाइंड करेंट्स इन ऑल ब्रांचेस या ईच ब्रांचेस। तो अगर करंट पहले से दिखाया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाया हुआ है तो हम लोग अपने से कुछ भी करंट मान सकते हैं और मान करके सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए मैंने करंट मान लिया ऐसे, यानी इस ब्रांच में भी करंट इधर, इस ब्रांच में भी इधर और इस ब्रांच में भी इधर। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ पॉइंट रूल एट पॉइंट सी, और उसके बाद वही दिखाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0, और फिर यहाँ आप I3 को सब्जेक्ट बना दीजिए और ये हो गया माइनस I1 प्लस I2, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब आगे करेंगे हम लोग, लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ पॉइंट रूल इन लूप फर्स्ट, और इसमें रोटेशन हमने दिखाया हुआ है तो कैलकुलेशन वैसे ही कर देते हैं जैसे मैंने अभी समझाया था आपको। तो चलिए ए से बी की ओर जाते हैं, तो इस रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, तो करंट इनटू रेजिस्टेंस, और इस रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 ओम दिया हुआ है तो 2 × I1, और चूंकि हम लोग भी उधर जा रहे हैं, करंट भी उधर ही जा रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप पॉजिटिव होगा। आगे बढ़िए, यहाँ एक रेजिस्टेंस मिलता है और इसमें ड्रॉप कितना होगा 4 × I2, यानी याद रखिए वोल्टेज ड्रॉप होता है करंट इनटू रेजिस्टेंस, तो करंट I2 है और रेजिस्टेंस 4 है, तो इसमें ड्रॉप हो रहा है 4I2। और ये ध्यान रहे कि हम लोग इधर कैलकुलेशन करते हुए बढ़ रहे हैं, करंट उधर जा रहा है, तो ये वोल्टेज ड्रॉप माइनस हो गया। एक चक्कर कंप्लीट। अब इक्वल टू का चिन्ह दीजिए। अगले चक्कर में ईएमएफ को देखेंगे, वैसे ही रोटेशन चलेंगे। इस सेल के नेगेटिव में इन करके पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं और इस सेल ईएमएफ का वैल्यू है 2 वोल्ट, तो +2 वोल्ट। आगे बढ़े, फिर एक सेल मिल गया जिसमें पॉजिटिव में इन करके नेगेटिव से आउट हो रहे हैं और इस सेल का वैल्यू है 3 वोल्ट, तो -3 इसलिए कि हम लोग इसमें नेगेटिव से आउट हो रहे हैं। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें, 2I1 - 4I2 इज इक्वल टू -1, ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। अब लिखेंगे अप्लाइंग किरचॉफ पॉइंट रूल इन लूप सेकंड में भी वैसे ही कैलकुलेशन करें। अब मेरे ख्याल से आप समझेंगे। अब चलिए F से C की ओर गए तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा 4I2, और हम लोग इधर जा रहे हैं, करंट I2 भी उधर ही जा रहा है। आगे बढ़िए, इसमें देखिए हम लोग करंट इधर आ रहा है, हम लोग अपोजिट आ रहे हैं, तो इसमें वोल्टेज ड्रॉप -3I3। एक चक्कर कंप्लीट हो गया। अगले चक्कर में ईएमएफ को देखेंगे। अब चलिए इसमें नेगेटिव से इन करके पॉजिटिव से आउट हो रहे हैं और इस सेल का वैल्यू है 3 वोल्ट, तो +3। आगे बढ़े, इसमें पॉजिटिव से इन करके नेगेटिव से आउट हो रहे हैं और सेल का वैल्यू है 1 वोल्ट, तो -1। अब सॉल्व कर दें हम लोग। अब ये है 4I2, 3 और I3 के जगह पर हम लोग फर्स्ट इक्वेशन से I3 की वैल्यू अगर बैठा दें तो इसमें माइनस है तो ये तो प्लस हो जाता है, और I3 की वैल्यू है I1 I2, और ये 3 - 1 हो गया 2। थोड़ा और इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, यहाँ लिख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट, यानी ये वैल्यू हमने इक्वेशन फर्स्ट पे डाले हैं। ये 3I1 और 4 और 3 7I2 इज इक्वल टू 2, ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। अब देखिए सेकंड इक्वेशन में भी वेरिएबल है I1 और I2, थर्ड इक्वेशन में भी वेरिएबल है I1 और I2। अब इन दोनों से हम लोगों को I1 और I2 की वैल्यू को सॉल्व कर लेना है, और जब I1 I2 दोनों आ जाएंगे तो I3 भी आ जाएगा। मेरे ख्याल से इजीली आप लोग समझ सकते हैं, फिर भी मैं दिखा देता हूँ। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इक्वेशन से मान लीजिए हम लोग I1 को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो I1 को सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आ जाएगा
4i2 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए इक्वेशन थर्ड से भी I1 को ही सब्जेक्ट बनाते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, इससे अगर I1 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये आएगा I1 इज इक्वल टू 2 माइनस 7i2 डिवाइडेड बाई 3। अब इन दोनों I1 की वैल्यू को इक्वेट कर देते हैं। मैं ऊपर मिटा के सॉल्व करता हूं। अब देखिए जो फर्स्ट और सेकंड और थर्ड इक्वेशन से हमने I1 की वैल्यू लाया, उन दोनों को इक्वेट कर देते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं हम लोग अगर, तो देखिए क्या आता है ये। अब यहाँ देखिए क्लियरली I2 की वैल्यू आ गई 7/26। अब ये I2 की वैल्यू इन दोनों में से किसी में पुट करेंगे तो ये I1 की आ जाएगी। वो देखिए जो यहाँ हमने मान लीजिए इसका भी इक्वेशन नंबर दे के रखेंगे और लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ I2 इन इक्वेशन दिस, और उसमें मैं पुट करता हूँ 4i1 लाना है, तो I1 इज इक्वल टू 4 और I2 की वैल्यू कितनी आई है 7/26। 4i2 है तो I2 की जगह पे मैंने वैल्यू डाल दिया है -1 डिवाइडेड बाई 2। इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अब मुझे मेरे ख्याल से इतना बताने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ आपका I1 भी आ गया और I1 I2 दोनों यहाँ पुट करके I3 ला देंगे। इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा। और मैंने आपको आज ऐसा एग्जाम्पल बताया कि अब आप किरचॉफ लॉ के किसी भी न्यूमेरिकल को आसानी से बना सकते हैं। इसी वीडियो को आप बार बार देखेंगे। अगर एक बार मान लीजिए कोई चूक होती है तो दूसरी बार देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और फिर खुद से काफी प्रैक्टिस कर लें। फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।